Everyone and welcome to Wings A Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट फॉर योर JKSSB फाइनेंस सब इंस्पेक्टर. उसका हम पूरा एक मॉक टेस्ट जो है वो उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के हैं. सो वी गोइंग टू डिस्कस दैट इन दी एंड. अभी हम स्टार्ट करेंगे आपके GS के साथ. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 21. ये मत सोचना कि 21 क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं डायरेक्टली. विल गेट ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, बट दैट्स इंग्लिश. विल टेक दैट इन द एंड. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 21 के, जो आपके इन्वायरमेंट के साथ और साथ ही में आपके करंट के साथ रिलेटेड है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच सेज. Statement number 1, an ecological footprint is the total area of land required to sustain an activity or population. Statement number 2, ecological footprint data is used to calculate earth overshoot day. ठीक है. अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ठीक है. कभी कभी आपको ये वाले जो क्वेश्चन होता है आप लोग क्या करा करें, पहले तो आप कीवर्ड्स मार्क कर लें, करेक्ट बताना है. कभी कभी नॉट करेक्ट भी होता है. सो गलत और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है उसकी डेफिनेशन क्या ये है कि वो एक टोटल एरिया होता है जो लैंड का रिक्वायर्ड है ताकि जो एक पॉपुलेशन है वो अपनी एक्टिविटीज़ को सस्टेन कर सके, एक पॉपुलेशन जो है वो अपना लाइफ सस्टेन कर सके. सो दिस इज 110% राइट. नाउ बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है. इट इज़ बेसिकली द ह्यूमन डिमांड. ये ह्यूमन की डिमांड है ऑन नेचर. So it is the human demand on nature against nature's capacity to regenerate. ठीक है. सो ये आपको दो तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. या तो ये याद रखिएगा इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है. ये बेसिकली वो टोटल लैंड है जो एक पॉपुलेशन को रिक्वायर्ड होता है ताकि वो जो अपनी एक्टिविटी है उसको सस्टेन कर सके. जैसे हमको ज़िंदा रहने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं हम उसको सस्टेन कर सकें. या फिर ये वो ह्यूमन डिमांड है जो हम नेचर पे, देखो लैंड क्या है, लैंड इज़ बेसिकली नेचर ओनली, राइट. सो इट इज़ बेसिकली दैट ह्यूमन डिमांड जो हमारी नेचर के ऊपर है अगेंस्ट कि क्या नेचर में उतनी कैपेसिटी है कि वो इसको रीजनरेट कर पा रही है या रीजनरेट कर पा रही नहीं है. सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू रिमेंबर. नाउ अब वो कहते हैं कि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, जो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, क्या वो यूज़ होता है टू कैलकुलेट द डे अर्थ ओवरशूट डे. तो येस, जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का डेटा है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट अर्थ ओवरशूट डे. और ये जो अर्थ ओवरशूट डे है इट वॉज फर्स्ट टाइम conceived by Andrew Sims. ठीक है. सो एंड्रयू सिम्स वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अर्थ ओवरशूट डे को फर्स्ट टाइम कंसीव किया था. ठीक है. अगर हम 2020 की बात करें तो जो ये अर्थ ओवरशूट डे है इट फेल ऑन August 22. हाउएवर आपको ये डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जो डे है इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो इट इज़ नॉट स्टैटिक. ऐसा नहीं है कि 22 अगस्त को ही हर बारी होता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. बट वॉट टू रिमेंबर इज कि एंड्रयू सिम्स वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डेटा को जो है क्या कहते हैं अर्थ का जो ओवरशूट डे है उसको फर्स्ट टाइम कंसीव किया था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज बोथ 1 and 2. Question number 2. Recently, the Reserve Bank of India allowed non-bank payment system providers to participate in centralized payment systems as direct members. What does it mean? अब वो कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अलाउ किया था जो नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम्स हैं, मतलब कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड जिसमें आपको बैंकिंग पेमेंट सिस्टम यूज़ नहीं होता है, कोई और बैंकिंग सिस्टम जो है उसको अलाउ किया जाता है ताकि वो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में यूज़ हो सके. व्हाट डज इट मीन. नंबर 1, इट मीन्स अलॉटमेंट ऑफ अ सेपरेट IFSC टू नॉन बैंक्स. पहला चीज़. नंबर 2, नॉन बैंक्स आर अलाउड टू ओपन अ करंट अकाउंट विद द RBI इन द कोर बैंकिंग सिस्टम. और थर्ड है नॉन बैंक्स आर अलाउड मेंबरशिप इन द इंडियन फाइनेंशियल
नेटवर्क। सो इसका आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। इसमें क्या होगा, अब जो भी नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं उनको अलॉट किया जाएगा एक सेपरेट आईएफएससी। ऑब्वियसली आईएफएससी कोड तो होता ही है, तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा आईएफएससी का एक सेपरेट चीज़। इसके अलावा कोड सेपरेटली नॉन बैंक्स जो है उनको अलाउ किया जाएगा ताकि वो एक करंट अकाउंट खोलें आपके आरबीआई के साथ, जो क्या है आपका एक कोर बैंकिंग सिस्टम है। इसके अलावा नॉन बैंक्स जो है उनको अब अलाउ किया जाएगा कि आप इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क में मेंबरशिप पा सकते हैं। सो ऑल द 3 आर करेक्ट। Next question is question number 23 from your polity. The question is number 1, which of the following statements is or are correct? 1. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. B. Second statement, a bill pending in Rajya Sabha which was not passed by Lok Sabha shall not lapse on dissolution of the Lok Sabha. Now अब इसका आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो दोनों सही है, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। नाउ देखो, जब कभी भी आपका देखो राज्यसभा और लोकसभा में से कौन सी है आपकी परमानेंट बॉडी। ऑब्वियसली राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी और लोकसभा जो है इट इज़ अ नॉन परमानेंट बॉडी। हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए तो उस पर क्या होता है, जो लोकसभा है उसको भी हटा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो प्रूव नहीं कर पाए। अब वो कहते हैं अगर इस बीच अगर कोई भी बिल है उसको पास करना है, ठीक है, हो सकता है कि राज्यसभा से पास हो, लोकसभा से पास ना हो, राज्यसभा से पास ना हुआ हो या लोकसभा से पास ना हुआ हो, या फिर बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ हो लेकिन अभी तक दोनों राज्यों दोनों हाउसेस में पास नहीं हुआ हो, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में याद रखिएगा अगर जो बिल है लोकसभा में पेंडिंग था पास होना। अब देखो लोकसभा का जो बिल है वो पेंडिंग है इन द लोकसभा, पास लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखो अगर जो आपका ये वाला है, ठीक है, अगर वो लोकसभा में पेंडिंग था तो ऑब्वियसली अगर वो हट जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका जो बिल है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका भी रेलिवेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, अब वो क्या करता है, वो इट लैप्सेस, ठीक है। नाउ अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, और अगर लोकसभा से पास हो गया है लेकिन राज्यसभा से जो है वो पेंडिंग था, तो उस टाइम पर भी वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये लोकसभा जिसने पास किया था वो तो हट गई है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला बिल जो इन्होंने पास किया था वो भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अब वो कहते हैं इनमें से दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो याद रखिएगा अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ है, ठीक है, लोकसभा में पास नहीं हुआ है और लोकसभा ये वाली हट गई है, तो याद रखिएगा ये बिल लैप्स नहीं होता, क्योंकि लोकसभा अब जो नई लोकसभा आएगी वो उसके ऊपर डिस्कशन कर सकती है, वो उसके ऊपर अपना डिबेट कर सकती है। तो इस केस में सेकंड वाले केस में जो है वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होता। सो क्या होगा, याद रखना जो बिल पेंडिंग होता है राज्यसभा में, द बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच वॉज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, तो लोकसभा में अभी पास नहीं हुआ है, उस केस में इट शैल नॉट लैप्स। अगर लोकसभा जो है वो डिसोल्यूशन हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, उस टाइम पे जो है आपका बिल जो है वो लैप्स नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जबकि जो बिल पेंडिंग होता है लोकसभा में इट लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। ये आप चीज़ जो है वो याद रखिएगा। और कोई भी बिल तभी एक्ट बनता है जब उसको असेंट मिलता है आपके प्रेसिडेंट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इज हाउ इज NGT दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आपका डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। नंबर 1, NGT has been established by an act where CPCB has been created by the executive order of the government. Number 2, NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher court, whereas CPCB promotes cleanness of streams and wells and aims to improve the quality of the air in the
कंट्री। अब वो कहते हैं बताओ इनमें से दोनों में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। देखो जो आपका सेकंड वाला है वो तो सामने सामने पता चल रहा है कि सही है, क्योंकि देखो हम जब ट्रिब्यूनल की बात करते हैं ऑब्वियसली हम लोग इन्वायरमेंट जस्टिस की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जब भी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब कि जुडिशरी के बारे में बात हो रहा है, कुछ ना कुछ वैसा ही बात हो रही है, राइट। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो इसके ऊपर के हायर कोर्ट्स हैं उनका बर्डन रिड्यूस करने के लिए जब कभी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जस्टिस होता है उस टाइम में एनजीटी कम्स इनटू एक्शन। जबकि ये आपका बोर्ड है, ये आपका ट्रिब्यूनल नहीं है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भैया हमको इंसाफ करने वाला जुडिशरी है, हम लोग जितने मर्जी महान हो जाएं बट हम इंसाफ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बात रख सकते हैं अपनी, इंसाफ करने वाला इट इज़ जुडिशरी। तो आपका जो सीबीसीबी है वो क्या करता है, वो स्ट्रीम्स, वेल्स, क्वालिटी ऑफ एयर, इन सब के ऊपर जो है वो फोकस करता है, क्योंकि नाम में ही पॉल्यूशन है, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, जो एनजीटी है इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट। फर्स्ट इज कि इट इज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, दैट इज़ योर ये वाला जो एनजीटी है उसको आपने एक्ट के अंदर जो है वो किया है। अब वो कहते हैं सीपीसीबी जो है वो क्रिएट हुआ है बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका सीपीसीबी है इट इज़ ऑल्सो बीन क्रिएटेड अंडर एन एक्ट। एंड व्हाट इज़ द एक्ट? द एक्ट इज़ वाटर, इसको लिख लीजिएगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, उसके अंडर जो है वो आपका सीपीसीबी जो है उसकी फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में से कौन सा? सो ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अप वी हैव इज स्टेटमेंट्स। Consider the following statement. Number 1, most of the world's coral reef are in tropical water. ठीक है। अब वो कहते हैं सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड स्टेटमेंट, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। 1/3, ठीक है। कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। सो इसका ऑप्शन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। याद रखिएगा जितने भी आपके कोरल रीफ्स हैं ना वो मोस्टली आपके ट्रॉपिकल वाटर्स में ही लोकेटेड है, और उन वाटर्स में कितना डेप्थ में, लेस दैन क्या हो गया, कितनी में, लेस देन आपका 50 मीटर्स, 50 मीटर डीप या डेप्थ, वहीं तक ही जो है ये लोकेटेड हैं। और कहाँ पे? आपके इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, कैरिबियन, ग्रेटर कैरिबियन, उन जगहों पे ये लोकेटेड हैं। अगर हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉरल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है 17%, इंडोनेशिया में है 16% और फिलीपींस में है आपके ऑलमोस्ट 9%। सो क्या हो गया, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल जो है वो इन्हीं जगहों पे लोकेटेड हैं। आउट ऑफ, अब वो कहता है एनिमल फाइला, अगर हम इनकी बात करें तो बिल्कुल सही बात है, जो कॉरल्स हैं वो होस्ट करते हैं एनिमल फाइला को, ये तो हमको पता ही है, दे आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट आर दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। कितने हैं याद रखिएगा, आउट ऑफ 34 रिकॉग्नाइज्ड, ये आपको पूछ सकते हैं कितने रिकॉग्नाइज्ड एनिमल फाइला हैं, तो कितने हैं जी, 34 रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसमें से 32 जो हैं वो कोरल रीफ्स के द्वारा ही होस्ट किए जाते हैं, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। और 32, ठीक है, और कंपेयर्ड टू, अब इनमें से सिर्फ 9 ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के द्वारा होस्ट किए जाते हैं, बाकी के जितने भी हैं दे आर बीन होस्टेड बाय हु, ये 32 है, दे आर बीन होस्टेड बाय और कोरल रीफ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑल द 3 ऑप्शंस जो है वो आपके करेक्ट हो गए। नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सेज who among the following was or were associated with the introduction of Ryotwari system in India during the British rule? Number 1, was it Lord Cornwallis? Number 2, was it Alexander Reed? Number 3, was it Thomas
मुनरू। सो याद रखिएगा, अगर हम इसकी बात करें, जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी आपके साउथ में, वो बेसिकली आपके परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर ही थी, और ये उन्होंने एक न्यू सेटलमेंट जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जिसको प्यार से रियोतवार कहते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी रियोतवार को, रियोतवार वॉज बेसिकली द पर्सन, सो रियोतवार से रियोतवारी सिस्टम जो है वो आ गया था। अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरू, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका रियोतवारी सिस्टम, जबकि जो आपके लॉर्ड कॉर्नवेलिस हैं वो एसोसिएटेड थे आपके ज़मींदारी या फिर परमानेंट सेटलमेंट के साथ। ठीक है, वो रिलेटेड नहीं है आपके रियोतवारी सिस्टम के साथ। रियोतवारी से आपका जो है वो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरू है, नॉट योर लॉर्ड कॉर्नवेलिस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Next, question number 27. In the context of the Indian economy, non-financial debt includes of which of the following? कि non-financial debt कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 आ गया हाउसिंग लोन्स, जो ऑब्वियसली हाउस होल्ड्स के द्वारा ओन किए जाते हैं, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, या फिर ट्रेजरी हिल्स। तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं। तो नॉन फाइनेंशियल डेट की अगर हम बात करें, नॉन फाइनेंशियल डेट बेसिकली दे कंसिस्ट ऑफ ऑल द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज, हाउस होल्ड, बिजनेसेस जो फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड नहीं होते हैं, उन सबको इंक्लूड किया जाता है आपके नॉन फाइनेंशियल डेट्स में। ठीक है, नाउ डेट्स बेसिकली होता क्या है? ये डेट आर बेसिकली कर्जा, राइट? तो दे आर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। क्या हैं ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं जिनको रिपे करना है। ठीक है, टू रिपे मॉनेटरी लोन्स, कि कोई भी आपने मनी को लेके अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसको रिपे करने के लिए क्या है, नॉन फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उनको लिए जाते हैं। सो इसमें कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28. Consider the following statements. Number 1, Astra is a beyond visual range class of surface to air missile. Number 2, Astra is designed to engage and destroy highly maneuvering supersonic aircrafts. आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला सही है। याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि ये डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है ताकि ये इंगेज और डिस्ट्रॉय कर सके कोई भी हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को। तो सेकंड इज कंप्लीटली करेक्ट, ये इसका एक तरीके का प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब वो कहते हैं अस्त्रा। ठीक है, अस्त्रा अब ये है क्या? ये बेसिकली बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास ऑफ मिसाइल है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये सरफेस टू एयर नहीं है, ये एयर टू एयर मिसाइल है। ये याद रखिएगा, स्टार्टिंग में भी ए है, एंड में भी ए है, सो इट इज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, सो पहला वाला गलत हो गया और सेकंड वाला सही। सो ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, दैट इज योर, ओ सॉरी देखो गलती हो गई थी ना इधर, अभी ये चला गया था 0.25, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। सो सेकंड वाला इज करेक्ट, सो फर्स्ट वाला गलत हो गया। सो कौन सा वाला गलत है जी? नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट, जो आपके ग्राम्स में होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, पहला है एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हेयर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस, नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकंड इज द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एंड मीडिएटर्स और रिकॉन्सिलेटर्स। ठीक है, अब वो कहते हैं पहली बात तो इसमें कोई भी जो है आपका बाहर का एक्टिविस्ट जो है वो मीडिएटर का काम नहीं कर सकता। सो दे के नॉट वर्क एज अ मीडिएटर। सो ग्राम न्यायालय जो हैं वो बेसिकली ट्राई करते हैं सेटल करने के कोई भी डिस्प्यूट्स एज फार एज पॉसिबल, कि ताकि दो पार्टीज़ में अगर कोई भी दो पार्टीज़ है उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जितना हो सके उनको जो है उनके बीच में प्रॉब्लम को क्लियर करने का काम जो है वो आपके ग्राम न्यायालय जो है वो करते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी सोशल एक्टिविस्ट जो है दे कैन नॉट वर्क एज मीडिएटर्स। सो
नंबर सेकंड पॉइंट तो गलत है, क्योंकि अगर सोशल एक्टिविस्ट को इंक्लूड करेंगे तो न्याय किस चीज़ का है, फिर तो बड़े ज़्यादा मीडिएटर्स अगर बीच में आ जाएंगे सो न्याय इन ऑल उसका काम खराब हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो गलत है, ये तो आप वैसे भी अपने लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि न्यायालय है तो वो सोशल एक्टिविस्ट्स को एज मीडिएटर्स काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज एज पर द एक्ट, इस एक्ट के चलते जो ग्राम न्यायालय है वो सिर्फ सिविल केसेस को देख सकते हैं, नॉट द क्रिमिनल केसेस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज कि जो आपका ये वाला है आपका, ठीक है, सो जो आपका नॉट क्रिमिनल केसेस जो हैं, ठीक है, सो इसमें बोथ सिविल केसेस एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, इन दोनों को जो है वो काम कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। हाउएवर जो आपका सेकंड वाला है, तो इसमें देखो मेरे को थोड़ा लाइन समझने में गलती हो गई। देखो दे आर मीडिएटर्स, सो मीडिएटर का काम क्या होता है कि बीच में बात करना, जो लोग अपने लिए काम बोल नहीं सकते उनके लिए बोलना। तो यस, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आई थॉट कि ये लोग बोल रहे हैं कि दे कैन वर्क एज जजेस और उन सब के साथ, सो यस उस केस में वो गलत हो जाता। बट यस ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है कि जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं वो मीडिएटर का काम करें उन लोगों के लिए जो अपने लिए बात नहीं कर सकते। सो इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, जबकि जो ग्राम न्यायालय है वो बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस उन दोनों को देखते हैं। सो पहला वाला ऑप्शन हो गया आपका गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 इज विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज what is or are the difference or differences between LTE, ठीक है, what are the difference between LTE that is long term evolution and VOLET that is voice over long term evolution। ठीक है, सो देखो सबसे पहले तो LTE जो कॉमनली मार्क्ड एज 3G एंड VOLTE इज कॉमनली मार्क्ड एज एडवांस्ड 3G। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो LTE है ना ये आपका 4G के साथ रिलेटेड है, नॉट विथ 3G। सो पहला वाला ऑप्शन हो गया जी गलत। नेक्स्ट इज जो LTE है वो आपका इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड VOLTE जो है वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी है। तो याद रखिएगा जो आपका VOLTE है इट इज़ नॉट ओनली वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो डेटा ओनली टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हो गया गलत। तो आपको क्या बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट क्या है, दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं है, तो इसका आ जाएगा नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, 31 इज विच डे ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क्ड एज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। सो याद रखिएगा स्टैटिक का क्वेश्चन है, इट इज़ योर जुलाई 2। ठीक है, सो जुलाई 2 जो है वो मार्क है आपका एज योर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ठीक है, सो याद रखिएगा इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1994 में, ये जो डे है इसको इस्टेब्लिश किया गया था किनके द्वारा, बाय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। क्योंकि जर्नलिस्ट भी लगा है तो प्रेस एसोसिएशन, इसके हेडक्वार्टर्स का है, द हेडक्वार्टर्स आर एट स्विट्जरलैंड। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स आर एट स्विट्जरलैंड। सो व्हाट इज द डेट, इट इज जुलाई 2। नेक्स्ट अप वी हैव इज what is the rank of India in global startup ecosystem index 2021? 32nd क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो इंडिया का रैंक क्या है, हाल ही में रिपोर्ट आई थी 2021 की, तो याद रखिएगा इसको टॉप करने वाला है आपका US। ठीक है, सो इसको टॉप करने वाला आपका US है और इंडिया का रैंक जो है वो 20th है आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, 100 कंट्रीज में आपका इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक इज योर 20th। ठीक है जी, चलो ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट अप वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 33, that is the Shopsy app has been launched by which company to help Indians to start their online businesses without any investment? Number 1, is it Google, Amazon, फ्लिपकार्ट या पेटीएम? तो याद रखिएगा जो ये शॉप्सी ऐप है ये आपका स्टार्ट किया गया है बाय फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट ने कहा है कि वो इस ऐप के थ्रू ऑनलाइन बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करेगा और 2023 तक कितने ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को इनेबल करेगा, तो याद रखिएगा 25 मिलियन
जो है आपके एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो बूस्ट करेगा। ठीक है, सो 25 मिलियन, कभी कभी स्टैटिक में आपको नंबर भी पूछ सकते हैं, और कब तक करेगा, 2023 तक करेगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 सेज Name the chess player who has recently been the youngest ever grandmaster in chess history by breaking the previous record held by Sergei Karjakin। ठीक है, नाउ याद रखिएगा, ये जो ग्रैंड मास्टर हैं, यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर हैं, ही इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। सो ही हेल्स फ्रॉम वेयर, ही इज़ 12 ईयर ओल्ड। कितना है इनकी एज, 12 साल के हैं, आपको एज भी पूछ सकते हैं बिकॉज ही इज़ द यंगेस्ट एवर, एंड ही हेल्स फ्रॉम न्यू जर्सी। ठीक है, ये न्यू जर्सी के हैं, और साथ ही में आपको ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के भी हैं। सो बोथ द ऑप्शंस जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 says how much amount has been pledged by World Bank for COVID-19 vaccines funding in developing countries for period enabling 2022। आपको बताना है कि कितना अमाउंट जो है वो वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 वैक्सीन्स के लिए दिया है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग वो कर सके, कब तक, 2022 के लिए। तो याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इजी, 20 बिलियन जो है वो उन्होंने इस काम के लिए जो है वो रख दिया है, अनाउंस किया है उन्होंने। ठीक है, इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने 12 बिलियन डॉलर दिया था, और अब 2022 के लिए उसने 20 बिलियन डॉलर जो है वो दिया है। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव अहेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप इनमें से एक भी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज उस टाइम पे जब ये ऑप्शन जब आपका क्या कहते हैं, जब ये था उस टाइम पे दी आंसर वाज डिफरेंट, बट आज के टाइम पे दी आंसर इज़ डिफरेंट, क्योंकि जो आपके विवेक राम जो चौधरी हैं, दैट इज़ बीन चेंज नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 36 को आप छोड़ दीजिए, इट हैज़ बीन चेंज्ड नाउ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए आप। The World UFO Day is an annual event which takes place on, देखो UFO को मतलब क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, उड़न तश्तरी। ठीक है ना, सो तो इसका आंसर क्या है, तो याद रखिएगा जुलाई 2 जो है, इट इज़ बीन आइडेंटिफाइड एज एन एनुअल इवेंट, और वो क्या है, आपका वर्ल्ड UFO डे है। याद रखिएगा, ये जो डे है, ये इनिशियली इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन जून 24। ठीक है, पहले जून 24 में होता था, और अब जो है इसका जो डेट है उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 सेज what was the profession of Raj Kaushal who passed away recently at the age of 49। so याद रखिएगा, जो आपके राज कौशल थे, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, ही वॉज 49 ईयर्स ओल्ड। अब आपको राज कौशल ऐसे पता नहीं चल रहा होगा, पर आपको पता होगा मंदिरा बेदी, ये उनके हस्बैंड थे। ठीक है, सो मंदिरा बेदी के हस्बैंड वॉज राज कौशल, और उनकी 49 ईयर्स की एज में जो है इनकी डेथ हो गई। और वो क्या है, वॉज ही अ पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, जर्नलिस्ट और अ फिल्म मेकर। सो ही वॉज अ फिल्म मेकर। ठीक है, चलो आगे। Which country has topped the Global Startup Ecosystem Index 2021 by Startup Blink? तो किसने किया है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, सेम वही है। तो इट इज़ योर यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो टॉप किया है, और इंडिया जो है वो 20th नंबर पे आती है आउट ऑफ योर 100 कंट्रीज। What is the interest? This is a very important question. What is the interest rate on Sukanya Samriddhi account for second quarter? That is जुलाई से लेके सितंबर 2021 से लेके 2022. Is it 7.6, 6.6, 8.6 और 9.6? तो याद रखिएगा, it is 7.6। ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, ये बेसिकली आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंडर ही आता है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, जो बच्ची है उसके अकाउंट्स खोलो, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो आ सके। सो व्हाट इज द इंटरेस्ट? द इंटरेस्ट इज 7.6। विच फेमस पर्सनैलिटी
made the primary education compulsory in Jammu and Kashmir? Number 1, Raja Hari Singh, Bakshi Ghulam Mohammed, G.M. Sadiq, Meher Chand Mahajan. So किन्होंने बनाया था primary education as compulsory in J&K? So it is Raja Hari Singh. So Raja Hari Singh ने बनाया था compulsory education, primary education. ठीक है, I'll just put this on charging क्योंकि चार्जिंग का भी थोड़ा इशू है. चलो ठीक है. नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिसेंटली उन्होंने सॉर्ट किया है GI टैग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? नंबर 1, इज इट पश्मीना वूल? नंबर 2, इज इट द येलो सैफरन? नंबर 3, इज इट गुच्ची मशरूम और गुच्छी मशरूम? या नंबर A, इज इट योर वॉलनट? ठीक है, ओके. सो इसका आंसर क्या रहेगा आपके ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 का? सो इनमें से कौन से वाले को रिसेंटली मिला है? सो इट इज़ योर गुच्छी मशरूम. सो गुच्छी मशरूम को रिसेंटली जो है वो आपका GI टैग जो है वो मिला है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 सेज इन जनवरी 2020 की जनवरी 2020 में GC Murmu inaugurated ropeway project aimed to boost tourism in Jammu and Kashmir. This project is inaugurated over Tavi River. तवी हमको पता है. तवी रिवर को और कौन से नाम से जाना जाता है? नंबर 1, इज इट सूर्यपुत्री? नंबर 2, इज इट इरावती? नंबर C, इज इट कलंदी? या नंबर D, इज इट विपासा? तो याद रखिएगा इसका आंसर है सूर्यपुत्री. ठीक है. सो तवी रिवर इज ऑल्सो नोन एज सूर्यपुत्री. ठीक है. और ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? जो ये है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड. कहाँ से ओरिजिनेट करती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड which is a spring at Soj Hills. कहाँ पे है जी? भदरवा. ठीक है, वहाँ से जो है ये ओरिजिनेट करती है. ठीक, लेट्स मूव अहेड. ओके, क्वेश्चन नंबर 44. Question number 44 says, how many total items of union list were already applicable to Jammu and Kashmir before the Reorganization Act was passed? So how many were already been यहाँ पे जो है वो लागू होती थी? How many items? So it is number 1 90, 92, 94 या 96. तो याद रखिएगा it is 94. Okay. Question number 45. अब वो कहते हैं विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड हाईएस्ट इम्पेशेंट डिपार्टमेंट केयर IPDs? नंबर 1, इज इट हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब? सो बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी आपके नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा और उन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं जी? 96% के क्या है IPDs जो हैं, जो आपके ये हैं इम्पेशेंट डिपार्टमेंट जो केयर सेंटर्स हैं वो कहाँ पे हैं? आपके रूरल एरियाज़ में हैं. रूरल एरियाज़ में हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, जहाँ पे क्या है? जहाँ पे आपके पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है. और द कंट्री फैसिलिटी कितनी है आपकी? 85%. और ये जो फैसिलिटी है इट इज़ हाईएस्ट इन विच स्टेट? इट इज़ इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. कितनी जी? 96%. और कंट्री वाइज देखा जाए सो इट इज़ 85%. ऑल राइट. Question number 46. Out of 107 seats in Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, how many seats remain vacant that fall under POK, that is Pakistan Occupied Kashmir? 15, 20, 24 या 32? So इनमें से जो 104 सीट्स थी उसमें से जो लेजिस्लेटिव असेंबली में से कितनी सीट्स जो वेकेंट रहती थी, ताकि जब कभी भी जो POK है इट इज़ गोइंग टू फॉल इन जम्मू, मतलब है ही इंडिया का पार्ट, बट जब पूरा का पूरा आ जाएगा और ये दे आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो कितने सीट्स को वेकेंट रखा जाता था, मतलब रिजर्व किया जाता था? सो इट वॉज 24 सीट्स वो रिजर्व्ड फॉर योर POK वाला एरिया. ठीक है जी. चलो क्वेश्चन नंबर 47.
47. क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है आपका, द हिमायत प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर, इट एम्स टू डू व्हाट? नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, सेरिकल्चर के लिए है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए है, या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए है? तो याद रखिएगा जो ये आपका हिमायत जो आपका क्या कहते हैं प्रोग्राम था, इट इज़ बेसिकली टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ योर रूरल डिपार्टमेंट, उनके द्वारा ये किया गया था. एंड इट इज़ बेसिकली टू बूस्ट व्हाट? टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट. तो इसको हिमायत से आप याद रखिएगा, इट इज़ टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. 48. हु वॉज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर because of his constructive work obviously in the state? Number 1, is it Mufti Muhammad Said? Was it Bakshi Ghulam Muhammad? Was it Meher Chand Mahajan? और was it Raja Hari Singh? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका बख्शी गुलाम मोहम्मद. ही इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ योर मॉडर्न कश्मीर. और इसी के साथ याद रखिएगा जो आपके बख्शी गुलाम मोहम्मद है, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. ये चीज़ भी जो है आप याद रख सकते हैं. कब से लेके कब तक? 1953 से लेके 1964 तक जो है वो ये जो है आपके एज प्राइम मिनिस्टर इन्होंने सर्व किया है. ठीक है. 49. The dominant method of irrigation in Jammu and Kashmir is, number 1, is it tube well irrigation, is it canal irrigation, is it tank irrigation, or is it none of the above? So याद रखिएगा जो dominant यहाँ पे जो system है irrigation का, that is what? That is your that is your canal irrigation. ठीक है. सो canal irrigation जो है वो primarily यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? फॉर योर irrigation method. अप्रॉक्सीमेटली जो 60% है कश्मीर का एरिया और 40% आपका जम्मू का जो एरिया है, दे हैव एश्योर्ड मीन्स ऑफ इरीगेशन. ठीक है, वहाँ पे एश्योर्ड मीन्स ऑफ इरीगेशन है. सो ऑब्वियसली इरीगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के, प्राइमरीली आपका राइस कल्टीवेशन, आपका वीट, मेज, उन सब के लिए. तो इसीलिए जो डोमिनेंट मेथड है दैट इज़ योर कैनाल इरीगेशन. ठीक है. Question number 50. That is, which of the following crops is cultivated on Karewa land in the valley of Kashmir? Is it wheat, maize, tobacco or oil seed? So याद रखिएगा ये है आपका आंसर मेज़, कि जो आपका केरेवा लैंड्स है वहाँ पे कौन सा है आपका मेज़ कल्टीवेशन जो है वहाँ पे की जाती है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज, एट विच प्लेस द नुब्रा रिवर मर्जेस विथ श्योक रिवर. सो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे नुब्रा और श्योक जो है वो मर्ज करते हैं? तो पहली चीज़ तो आप ये याद रखिएगा कि नुब्रा एज वेल एज श्योक ये दोनों किसकी हैं? ये आपकी मेन ट्रिब्यूटरीज़ है आपकी इंदस की. तो ये इंदस रिवर की जो है वो मेन ट्रिब्यूटरीज़ है. और कौन से प्लेस पे ये दोनों मर्ज करती हैं? तो ये मर्ज करती है एट लुंगज्यूम. ठीक है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. सो वहाँ पे नुब्रा एज वेल एज श्योक रिवर जो है वो मर्ज करते हैं. ठीक है. अगर हम श्योक रिवर की बात करें तो इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है आपका रीमो ग्लेशियर. क्या है जी? आपका रीमो ग्लेशियर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ओरिजिन. और अगर हम नुब्रा रिवर की बात करें, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर? दैट इज़ योर सियाचिन ग्लेशियर. ठीक है. ऑल राइट. 52nd क्वेश्चन जो है, इट इज़, Vuller Lake is the largest freshwater lake in India and obviously as well as Asia. In which year Vuller Lake was designated as wetland of international importance under the Ramsar Convention? देखो जब भी आपको रामसर की बात होगी ना तो आप याद रखिएगा इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर वेटलैंड्स. ठीक है. अगर हम बात करेंगे वुलर लेक की तो याद रखिएगा 1990 में जो है आपका वुलर लेक को डेजिग्नेट किया गया था एज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 53. The Dumal is a famous dance in the Kashmir Valley which is performed by the males belonging to which tribe?
ठीक है। सो धूमल बेसिकली क्या है, एक फोक डांस है जो आपके नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है, एंड इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ओनली men and belonging from a specific tribe. So what is the name of the tribe? अब एक और चीज़ याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने रिकोगनाइज किया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो इंडिया की हैं अंडर शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कौन सी ट्राइब है, तो ये है आपकी वत्तल ट्राइब। सो वत्तल ट्राइब के जो लोग हैं वो परफॉर्म करते हैं, लोग नहीं, ओनली द मेल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं आपका धूमल डांस फॉर्म। ठीक है। 54, Kani shawl is a product of which of the following states of India? Is it Jammu and Kashmir? Is it Puducherry? Is it Odisha? Or is it Assam? So हमको पता है ये कहाँ का है, obviously it is Jammu and Kashmir. ठीक है। So जो कानी shawls है they are one among the finest और rarest, ठीक है, shawls। ठीक है। और yeah, let's move ahead. 55, Pari Mahal located in Jammu and Kashmir was built by which among the following? Number 1, was it Shah Jahan? Number 2, was it Akbar? Number C, was it Dara Shikoh? या नंबर डी वॉज इट औरंगजेब? देखो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है आपका बिल्ट बाय, सो इट इज़ बिल्ट बाय दारा शिको, या फिर बिल्ट बाय नहीं होता, ड्यूरिंग द रेन ऑफ होता ना, ड्यूरिंग द रेन ऑफ दिया होता, तो आंसर बन जाता आपका शाहजहां। ठीक है। सो इसमें जो है वो दोनों चीज़ें अलग हैं। सो इट वॉज बिल्ट बाय दारा शिकोह ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। ठीक है। नाउ जो आपका ये है परी महल है, इट इज़ बेसिकली इट सर्व्ड एज अ लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी का काम करता था और एक ऑब्जर्वेटरी का काम करता था फॉर दारा शिकोह, और फिर लेटर ऑन इसको टॉप सीक्रेट इंटेरोगेशंस और इन सब के लिए जो हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स है वो भी इसको यूज़ करते थे, बट इतना ही याद रखो दारा शिकोह ने बनाया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। चलो, द रूलर जम्बू लोचन रूल्ड इन द डैश सेंचुरी। ठीक है। सो इज इट 9th, 8th, 10th और 7th? तो याद रखिएगा जो आपके जम्बू लोचन है वो रूल करते थे ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी। सो बेसिकली ये ब्रदर थे आपके बहुलोचन के। ठीक है। सो बाहुलोचन के ये ब्रदर थे, और जम्बू लोचन एक बारी ही वेंट फॉर अ हंट, और जब ये क्रॉस कर रहे थे तो इन्होंने रिवर के पास देखा कि वहाँ पे एक डियर और टाइगर, दे बोथ वर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वाटर, मतलब फ्रॉम द सेम पॉइंट, जहाँ से डियर पी रहा था वहीं से आपका जो है वो टाइगर भी पी रहा था। उस टाइम पे हे रियलाइज्ड कि यहाँ पे अगर जानवरों में इतना प्यार है तो लोगों में कितना प्यार होगा, एंड हेंस जो वो जगह है जो आज के टाइम पे जम्मू है, उन्होंने उसको नाम दे दिया एज जम्बूपुरा। क्या दिया? जम्बूपुरा। फिर ये जम्बूपुरा जम्बो बन गया, कहीं कहीं पे जम्बू भी दिया होता है, लेकिन फाइनली इसमें ऑल्टरेशन आते आते आज के टाइम पे ये है आपका जम्मू। ठीक है। कौन से सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम? 9th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर? रॉफ, हफीज़ा नगमा डांस, बांड पथेर, या डी नन ऑफ दी अबव? तो जो आपके जितने भी आपके नीचे जो डांस फॉर्म्स दिए हैं, चाहे वो आपका रॉफ हो, चाहे वो आपका हफीज़ा हो, चाहे वो आपका बांड पथीर हो, ये सब के सब क्या हैं? दे ऑल आर योर डांस फॉर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इसका आंसर आ जाएगा, नॉट था, एसोसिएटेड होता तो ऑल ऑफ दी अबव होता, बट नॉट एसोसिएटेड है तो इसमें से कुछ भी नहीं है, दे ऑल आर एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अब जैसे कि इनके बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने हसीब नगमा डांस के बारे में नहीं सुना है, सो दे आर बेसिकली परफॉर्म्ड बाय द कश्मीरी वुमेन। कब? मोस्टली एट देयर वेडिंग्स। ठीक है। अपनी वेडिंग्स के टाइम पे जो है ये इसको जो है वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 सेज हु फाउंडेड द कारकोटा डायनेस्टी? हर्षवर्धन, दुर्लभवर्धन, ललित आदित्य मुक्तापदा, या नन ऑफ द अबव? सो द आंसर इज दुर्लभवर्धन। सो दुर्लभवर्धन जो है उन्होंने फाउंड किया था आपका कारकोटा डायनेस्टी। फिर लेटर ऑन जो है आपका अवंती वर्मन जो है आपके, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है इनको हटा के यहाँ पे उत्पल डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत कर दी थी। ठीक है। सो दैट इज़ डिफरेंट। सो दुर्लभवर्धन इज़ द वन जिन्होंने कारकोटा डायनेस्टी की शुरुआत की थी। Question number 59. Question number 59 says,
जम्मू एंड कश्मीर लाइज बिटवीन हाउ मेनी माउंटेन रेंजेस, 3, 4, 5 या 6? तो याद रखिएगा कितनी है जी, 6 जो है आपकी माउंटेन रेंजेस हैं। कौन कौन सी? ज़ांस्कर रेंज, काराकोरम, अमरनाथ, तोश मैदान, पीर पंजाल, शिवालिक्स। ठीक है, सो दीज आर द रेंजेस। नाम याद रखिए, ये भी ज़रूरी है। सो हाउ मेनी आर देयर? देयर आर 6। क्वेश्चन नंबर 60, सेहत स्कीम। सेहत स्कीम विल प्रोवाइड फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट। तो ये फ्री जो है कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा आपके इनहैबिटेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कितने रुपए तक? ठीक है, सो इज इट 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 8 लाख? तो अभी हमको पता है, अभी गोल्डन कार्ड्स बन रहे थे। ठीक है, गोल्डन कार्ड्स बन रहे थे, और ये कितने क्या कहते हैं, लोगों, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, ये उनके लिए था। सो इट इज़ फॉर, ये फ्री जो है कैशलेस ट्रीटमेंट रहेगा जो रेजिडेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर के, कब से लेके कब तक, कितने पैसे तक? तो याद रखिएगा 5 लाख तक, ठीक है, रहेगा। 61st क्वेश्चन जो है, इट सेज ओके, नेम द फिजिकल quantity that is equal to the product of force and velocity. ठीक है, so what is it? Is it energy, is it acceleration, is it work or is it power? तो इसका आंसर क्या है? It is your power. ठीक है, so it is what? ये physical quantity है जो क्या होता है? Force into velocity, that is your power. ठीक है, और याद रखिएगा it is a scalar quantity. ठीक है, next up 62. Next is the difference in isotopes of an elements is mass number, atomic number, number of protons और number of electrons. तो याद रखिएगा इसका आंसर है आपका मास नंबर। ठीक है, दैट इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। जो आपके एटॉमिक नंबर होते हैं, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और जो आपका मास नंबर होता है, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, next is what is the role of oxygen in aerobic respiration? Number 1, is it a electron donor, is it an electron acceptor, is it a proton donor or is it a proton acceptor? तो याद रखिएगा it is an electron acceptor. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। किसकी बात हो रही है? हम रोल ऑफ ऑक्सीजन आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपके 2 तरीके की हो सकती है, एक होती है आपकी एरोबिक और एक होती है आपकी एनेरोबिक। ठीक है, जो आपके एरोबिक होती है रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और ये गिव आउट क्या होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी जाती है बाहर। जबकि जब हम एनारोबिक की बात करते हैं, दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें होता है ग्लूकोज, और वो क्या फॉर्म करता है? इक्वेशन क्या होती है इसकी? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, सो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एंटासिड्स क्या होता है? एसिडिटी को मारने के लिए ऑब्वियसली। सो इट इज़ टू ट्रीट इंडाइजेशन, ट्रीटिंग हाई फीवर, ट्रीटिंग कोल्ड या ट्रीटिंग स्किन इन्फेक्शन। तो ऑब्वियसली इट इज़ ट्रीटिंग इंजेक्शन। ठीक है, ये इजी था आपका। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, ठीक है, आपको बताना है कि ऐसा यूनिट क्या है आपके पोटेंशियल डिफरेंस का। इज इट वॉट, इज इट वोल्ट, इज इट कूलम या इज इट जूल? सो इट इज़ वॉट, इट इज़ योर वोल्ट। वॉट किसका है? वॉट आपका पावर का होता है। कूलम किसका है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। जूल किसका है? ये आपका एनर्जी का होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? इट इज़ योर वोल्ट। ठीक है, चलो। इनर्शिया,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी आपका इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ही है. सो द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट वो किसके भी डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ द बॉडी. तो याद रखिएगा जो इनर्शिया है वो मेजरली डिपेंड करता है आपके मास के ऊपर. किसके ऊपर है वो, मास के ऊपर डिपेंड करता है. देखो इनर्शिया क्या होता है, सरल भाषा में याद रखो कि जैसे कि अगर आप एक गाड़ी में चल रहे हो और एकदम से ब्रेक लगती है तो आप रुक नहीं जाती, यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड. दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन एंड अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट करती है. दैट इज इनर्शिया, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. और इनर्शिया मतलब कि वो कैपेबिलिटी, वो प्रॉपर्टी बॉडी की कि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई और एक्सटर्नल जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होती है. ठीक है, सो ये क्या है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसकी बॉडी का जो है इनर्शिया रहेगा. ठीक है, सो ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर विल बी द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द इवेंट. कि जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ही उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए. अगर स्टैटिक है तो चलाने के ज़्यादा मास ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगी. अगर चल रहा है तो उसको रोकने के लिए भी मोर फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड. सो ये किसके ऊपर है जी, आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर है. Question number 67. Infection with H5N1 leads to which of the following diseases? HIV, swine flu, bird flu या फाउल कोलोरा. तो याद रखिएगा अगर हम कॉलेरा की बात कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 67. सो इट इज़ बर्ड फ्लू को हम प्यार से H5N1 फ्लू भी कहते हैं. ये बेसिकली है क्या, ये एक टाइप का आपका इन्फ्लुएंजा है जो हाईली जब इन्फेक्शन हो जाता है उस टाइम पे होता है. और ये भी याद रखना ये किसको अफेक्ट करता है, ये आपके रेस्पिरेटरी डिजीज़ है ये. ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ किन में है जी, बर्ड्स में है. और ह्यूमंस में भी जो है ये हो जाता है. स्वाइन फ्लू की बात किया जाए सो इट इज़ H1N1 वायरस. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 68. बायोगैस. बायोगैस इज प्रीडोमिनेटली व्हाट? नंबर 1 इज इट हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इज इट कार्बन डाइऑक्साइड या इट इज़ मिथेन. सो याद रखिएगा जो बायोगैस होती है इट इज़ बेसिकली मिक्सचर है आपके गैसेस की जो कैसे प्रोड्यूस होती है जब कभी भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसका ब्रेक डाउन होता है. याद रखिएगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि हम एनारोबिक की बात कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्राइमरीली कौन सा आपका गैस होता है, तो इट इज़ मीथेन. ठीक है, बड़ा ज़रूरी है याद रखना कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ओके. विच लीव्स आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग इन फूड? नंबर 1 इज इट कैबेज, इज इट स्पिनिच, इज इट लेटिस या इज इट कोरिएंडर? तो हमको पता ही है कोरिएंडर, धनिया जो है उसको लगाया जाता है. और अगर हम कोरिएंडर लीव्स की बात करें तो याद रखिएगा दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी के रिच सोर्सेज होते हैं और विटामिन के भी जो है ये रिच सोर्स होता है आपका कोरिएंडर. ठीक है, नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ साइंस डू क्रिचप लॉ बिलोंग्स टू? ठीक है, इज इट एटॉमिक स्ट्रक्चर, इज इट योर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इज इट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इज इट ऑप्टिक्स? तो 70 क्वेश्चन की अगर हम बात किया जाए तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा 10वीं 11वीं में सो इट इज़ योर इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड अंडर ऑयल? सो इट इज़ अ स्टैटिक क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा. इट इज़ योर पोटेशियम. जो आपका पोटेशियम है ये आपका एक ऐसा मेटल है जिसको आप अंडर ऑयल में, मतलब ऑयल में जो है वो उसको स्टोर करते हैं. ठीक है, क्योंकि जो आपका पोटेशियम है इट इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल. और अगर वो एयर और वाटर के साथ, एयर और वाटर के अगर कांटेक्ट में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, रिएक्ट करता है विगरसली. तो उसी रिएक्शन को रोकने के लिए इसको ऑयल में जो है वो स्टोर किया जाता है. ठीक है जी, चलो. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉजेज विच डिजीज? नंबर 1 इज इट पेलेग्रा, नंबर बी इज इट स्कर्वी, नंबर सी इज इट गोइटर या नंबर डी इज इट नाइट ब्लाइंडनेस? अगर 72 की बात करें तो याद रखिएगा विटामिन सी से आपका स्कर्वी डिजीज़ जो है वो होती है. तो कौन सी होती है आपकी स्कर्वी डिजीज़ जो है वो विटामिन सी से होती है. गोइटर की बात किया जाए तो हमको पता है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. नाइट ब्लाइंडनेस की बात किया जाए सो याद रखिएगा ये विटामिन ए या फिर रेटिनॉल
की वजह की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और पेलेग्रा की बात किया जाए तो ये विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन अकॉर्डेंस विथ वॉट? एवोगैड्रोस लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? देखो ये जो है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बस एक ही चीज याद रखना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो याद रखना जो एटम्स हैं आपके रिएक्टेंट्स के, मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं, आर जस्ट रीअरेंज्ड, उनको रीअरेंज किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म हो सके। जबकि जो टोटल मास होता है ना, आपने बचपन में किया होगा, 10th में आपने जो है आपके केमिकल रिएक्शंस का एक चैप्टर था उसमें आपने किया होगा। तो जो अगर आप रिएक्टेंट्स का मास और अगर आप प्रोडक्ट्स का मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो अगर ये x है तो प्रोडक्ट्स भी x ही होंगे। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो दिस इज व्हाट? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीनिंग mass can neither be created nor be destroyed, it can only be transformed. Question number 74. Speed of sound in air at 0 degree centigrade is what? 350 meter per second, 211 meter per second, 332 meter per second, या 330 meter per second? So it is 332 meter per second. Next is human beings are responsible for the depletion of ozone layer. Which one of the following is not responsible for the depletion of ozone layer? तो आपने बताना है कि इनमें से किस चीज़ के लिए जो है human beings responsible नहीं है। ठीक है जी, so is it हाँ, so is it carbon tetrachloride, is it ammonia, is it chlorofluorocarbons, और is it aerosols? तो याद रखिएगा इसका आ जाएगा आपका अमोनिया आंसर। सो अमोनिया जो है उसमें हम जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल्स। ठीक है, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, आपके एरोसॉल्स हैं, ये हाईली जो है ओजोन को डिप्लीट करते हैं। इसके अलावा जो मेजर ओजोन डिस्ट्रॉइंग सब्सटेंसेस हैं वो आपके CFCs हो गए, या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपके हेलॉन्स हो गए, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरीन। देखो ओजोन क्या है ना, O3 रिएक्ट करता है आपके क्लोरीन के साथ, तो जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो O3 का मॉलिक्यूल क्या है, वो टूट जाएगा, तभी तो जो है आपका क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगा। सो इसलिए जिसमें क्लोरीन आ गया ना, क्लोरीन क्लोरो, वो तो है ही है। तो इस याद रखना अमोनिया जो है वो उसका नहीं है। ठीक है, और ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन भी दो तरीके की होती है, गुड ओजोन, बैड ओजोन। ठीक है, जो गुड ओजोन होती है वो क्या करती है, हार्मफुल जो है वो रेडिएशंस से हमको बचाती है, और जो बैड ओजोन है वो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसको जो है वो ट्रैप कर लेती है आपके सोलर रेडिएशंस को, और जो है टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है, सो अमोनिया जो है इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। याद रखिएगा अमोनिया इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू व्हाट? सूट पार्टिकल्स, एसिड रेन, CFCs, या फॉग। याद रखिएगा मार्बल कैंसर का मतलब ये होता है कि जो आपका स्लो इरोजन होता है ना, स्लो इरोजन ऑफ मार्बल्स ऑफ अ मॉन्यूमेंट। जब कभी भी मार्बल्स जो आपके मॉन्यूमेंट में लगे हैं उनका स्लो इरोजन होता है, इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू योर एसिड रेन। सो एसिड रेन का ये सबसे बड़ा एक मतलब है तो बहुत सारे, बट इट इज़ वन ऑफ द मेजर जो है वो ड्रॉबैक्स कि इसकी वजह से क्या होता है, आपके मॉन्यूमेंट्स भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द फॉलोइंग। कन्वेंशनल मतलब कि ओल्ड, नॉन कन्वेंशनल मतलब कि न्यू, बस सरल भाषा में ऐसे याद रखो। तो कौन कौन से हैं जी? आपको नॉन कन्वेंशनल मतलब पुराने ज़माने के, नहीं आज के ज़माने के। मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, कोल। कोल कब था पुराने ज़माने में यूज़?
कोल, विंड एनर्जी, बायोगैस, बायोगैस भी न्यू है, विंड एनर्जी भी न्यू है, लेकिन कोयला तो हम बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये भी ओल्ड। इसके कंपैरिजन में आज के टाइम पे सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी और विंड एनर्जी, दे आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन। 76. A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and wildlife is called as number 1 ecology, biodiversity, biosphere reserve या biome. So it is a simple definition, it is called as biome. ठीक है? In the context of ocean energy conversion, T in OTEC it stands for what? सबसे पहले तो हम OTEC का फुल फॉर्म देख लेते हैं. It is Ocean Thermal Energy Conversion. So T stands for thermal. ठीक है. 80th. Nuclear energy can be obtained from what? Fission of radioactive materials, synthetic resection of radioactive material, fusion of radioactive material, और both fusion या fission. So याद रखना, it is both fusion and fission. उसकी वजह से जो है वो हो सकता है.